नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं कि आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होगा, क्योंकि इससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनके उत्तर लिखना कैसे है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है, दीर्घ उत्तरीय को कैसे लिखना है। नाना प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिमाग में भ्रमण कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से अति लघु उत्तरीय जिनको 50 शब्दों में, लघु उत्तरीय जिनको 150 या 200 शब्दों में लिखना होता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनको आपको 450 शब्द या 500 शब्दों में लिखना होता है, उन समस्त प्रश्नों के उत्तर लिखने की टेक्निक और शैली और सरल भाषा में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बहुत ही बारीकी के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के संविधान के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो ना केवल एक मॉडल पेपर है, बल्कि एक ऐसी वीडियो है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंचता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज की वीडियो के माध्यम से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है, जो कि अधिकतर विश्वविद्यालयों के मॉडल पेपर में शामिल होते हैं। 2026, 2027, 28 सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए ये सब बातें अनर्गल बातें थी जो अभी तक मैंने की, अब आपके मेन पॉइंट की बातें अब करने जा रहा हूं, क्योंकि भूमिका बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कभी भी कॉपी लिखिएगा बेटा तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन से ये मुझे ध्यान आ रहा है कि एग्जामिनर को एकदम से नंबर देने पर मजबूर कर देना है आपको। जो पहला दूसरा क्वेश्चन लिखो इतना जबरदस्त लिख दो कि एग्जामिनर वही को पढ़ ले और मंत्रमुग्ध हो जाए। फिर आप कोई उत्तर गलत भी लिखे हो और उतना ज्यादा उसका माइंड सेट है अपनी तरफ खींच ले ताकि वो गलत उत्तर को भी सही मान करके आपको नंबर दे दे। इस तरीके की शैली आपकी पहले और दूसरे उत्तर में होनी चाहिए। उत्तर लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए इसको मैं बता दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 10 की संख्या में। ये प्रश्न परिभाषा या एक दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित होते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ इनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपका आ चुका बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब और किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिछले 4 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है एनईपी के अंतर्गत, चूंकि 2022, ठीक है, 2023, 2024 और 2025, 1, 2, 3, 4, ये 4 साल का जो पेपर है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन सभी में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको उठा करके मैं मॉडल पेपर बनाता हूं, ठीक है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को। तो आपका ये 2026 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखें और उन्हीं प्रश्नों को मैं रखता हूं जो कि 2026 में आने की प्रबल संभावना है। ऐसे इससे पहले 1-2 मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। और ऐसे ही 3-4 वीडियोस आपकी प्रैक्टिस सेक्टर के रूप में आती रहेगी, बस उन्हीं को आप 1-2 वीडियोस भी देख लेंगे मॉडल पेपर की रिवीजन क्लास की, तो उससे बाहर कुछ नहीं फंसने वाला। चले, आईएनसी माने होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की तो गोकुल दास, मतलब कि संस्कृत विश्वविद्यालय में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय पढ़ता है बंबई में, उसी वही में स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पृष्ठभूमि ये है बेटा कि जब भारत के लोग कहीं ना कहीं पे 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद में जो 1857 क्रांति में हम लोगों को डिफीट मिलती है, हम लोग हार जाते हैं और भारत में कोई केंद्रीय संस्था या केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो कि भारत की बात को अंग्रेजों तक पहुंचाए या भारतीय जनता की बात को अंग्रेजों तक पहुंचाए। तमाम सारे नेता हुए, लेकिन वो नेता अपनी बातों को रखते थे, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते थे अंग्रेजी सरकार को, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होती थी। जब कोई व्यक्ति किसी संस्था के माध्यम से कोई बात को रखता है तो वो बातें बहुत ज्यादा तरीके से उसको ली जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको रोड पर मैं चल रहा हूं और मैं आपको कहूं कि मैं आपको बीए का सेमेस्टर का मैं क्वेश्चन आपको उत्तर समझा रहा हूं,
आप कहेंगे चलो हटो यार, कहां से आ गए बीच में। लेकिन जब मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको ये चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप बहुत ही इत्मीनान से उन चीजों को सुनते हैं। सेम यही प्रोसेस था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का। एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम, उसको शॉर्ट फॉर्म में एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। आयरलैंड का वह व्यक्ति था और भारत में वो किसी पद पर नियुक्त किया गया था, खास करके आईएएस की परीक्षा जो वहां की होती है उसको उत्तीर्ण किया था। भारत में उसकी ड्यूटी लगी थी। भारतीय जनता या भारतीय लोगों को देख करके उसके अंदर दया के भाव आते थे और वो भारत की मदद करना चाहता था। अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम, उसने डब्ल्यू.सी. बनर्जी और भी तमाम प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया, दादा भाई नेहरूजी और तमाम प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आप इस तरीके से बातें बोलेंगे, किताब लिखेंगे, पत्राचार पत्र वगैरह छापेंगे तो इससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि उनको लगता है कि बस एक दो लोगों की बात है, तो एक दो लोगों की बात कोई नहीं सुनेगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी फिलोसॉफी का मॉडल पेपर दीजिए। अब फिलोसॉफी का एक ही दो बच्चे कहते हैं तो इसमें मुझे बनाने में थोड़ा सा तकलीफ होती है कि एक ही दो बच्चे वीडियोस मांग रहे हैं। लेकिन वही संख्या अगर 10-12 की संख्या में बच्चे मेरे पास बोले गुरुजी फिलोसॉफी का बना दीजिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उस पर काम किया जाएगा और उसको बनाया जाएगा क्योंकि संख्या ज्यादा है। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आप देखेंगे, ठीक है। होता यह है कि जब तमाम सारी जो है जनता बोलेगी या बहुत एक संस्था बोलेगी तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। तो अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम ने यही चीज भारतीयों को समझाई, भारतीय नेताओं को, भारतीय नेता मान गए और उसी के सलाह पर अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम के सलाह पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। जो आज आप कांग्रेस पार्टी देखते हैं वो 1885 की बनी हुई यही आईएनसी है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। राहुल गांधी जी इस समय वर्तमान में जिसके मुखिया हैं, तो वही चीज समझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक सेवानिवृत्त माने कि सेवा से रिटायर हो चुका था ब्रिटिश सिविल सेवक एओ ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम पूरा नाम, उसने की थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसको मैं समझा चुका हूं पूरा, इसको मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। और दूसरे अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और तमाम प्रकार की चीजें हुई और इस तरीके से अब जो है कांग्रेस एक संस्था बन जाती है और हमारी जो बातें हैं, भारत की बातें, भारतीय जनता की जो बातें हैं, उस बातों को कांग्रेस नाम की संस्था के द्वारा, कांग्रेस नाम की पार्टी के द्वारा अंग्रेजों तक पहुंचाया जाता था। तो कुछ बातों को अंग्रेजों ने सुना भी इस मामले में। फिर इसके बाद में नरम दल के नेता इनको कहे जाते हैं। 1905 में फिर गरम दल का उदय होता है। आप देखते हैं इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, हालांकि उसको हम चर्चा करेंगे आगे। देखिएगा दूसरा प्रश्न, तो ये सब अति लघुत्तरीय में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको लिखना होता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो मुख्य चरणों का उल्लेख कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई सारे चरण हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जा सकता है और किन्हीं 2 चरणों के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो 2 चरणों के लिख दीजिएगा, मैं 3 चरणों के नाम बता रहा हूं। पहला है उदारवादी चरण। 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें उदारवादी चरण को ही नरम दल भी कहते हैं, ठीक है, नरम दल भी इसको कहते हैं बेटा, ठीक है। अब नरम दल में जैसे कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नेहरू ऐसे तमाम प्रकार के और जो कांग्रेस के शुरुआती नेता रहे वो 1885 से 1905 ईस्वी तक आप देखते हैं लगभग में 20 वर्षों तक का जो इतिहास रहा है कांग्रेस का। इसमें बहुत ही नम्रता से, विनम्र भाव से अंग्रेजों के समक्ष चिट्ठी लिखते थे हम और दया भाव से जो है एक बेग के रूप में, एक भीख के रूप में हम उनसे अपनी बातों को कहते थे। मतलब एक एकदम दयनीय स्थिति थी कांग्रेस की। मतलब हम एकदम से दयनीय स्थिति में बोलते थे कि भैया हमारी बात सुन लीजिए प्रभु नाथ, हे प्रभु, हे लॉर्ड, मतलब लॉर्ड उनको बोलते थे हम लोग, अंग्रेजों को लॉर्ड बोलते थे। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड, ये लॉर्ड माने होते भैया हिंदी में देखो तो देवता, लॉर्ड माने देवता होता है, तो उनको लॉर्ड उन नाम हम रखते थे, उनके आगे लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, इस तरीके से वहीं से शब्द चला है भारतीय चीजों में। तो यहां पर क्या था, बहुत ही हम दयनीय स्थिति में पत्र वगैरह लिख करके, चिट्ठी लिख करके और अपनी मांगों को मांगते थे हम, ठीक है। कहां तक, उदारवादी चरण में 1885 से लेकर 1905 तक अहमर चला। वकरे बाद में 1905 ईस्वी से आप देखो 3 ऐसे महारथी आवत हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। उनका नाम है लाल बाल पाल। लाल माने होते भैया लाला लाजपत राय, ठीक है। पाल माने होते हैं बिपिन चंद्र पाल
और बाल माने हुए थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन पुरोधा नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दूसरा चरण शुरू किया, जिसका नाम है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 तक रहा, जब तक गांधी जी के नेतृत्व नहीं भा। गांधी जी आवत हैं, गांधी जी जब पहुंच जाते हैं भारतीय उसमें आंदोलन में, जब गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है 1919 में असहयोग आंदोलन और तमाम प्रकार के आंदोलन का शुरुआत किया जाता है। तो इस तरीके से अब गांधी जी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उसी में खिलाफत आंदोलन भी चल गया। वहीं से गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को एक कर दिया, कहा कि भैया ये दो फाड़ मत करिए, एक ही में सब जो है आ जाइए, मिल जाइए, ठीक है। तो ये क्या थे, जो गरम दल के नेता थे, उग्रवादी नेता थे, ये जबरदस्ती भी हथियाने का काम कर लेते थे। यानी कि हमारा है तुम कैसे नहीं दोगे, हमारे देशवा, हमारे देशवा में रही क्या है, अब यह मेयर के अगर जो है तुझसे हम भीख मांगी, चिट्ठी लिखी, वो रिप्लाई ना आवे तार, तो हमारे जीवे लानत है। लाल बाल पाल ये ऐसे नेता थे जिन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस की छाती पर पैर रख करके, मतलब कांग्रेस की बुलाओ, अंग्रेजों की छाती पर पैर रख करके उनसे अपनी चीजों को करवाने के लिए दमखम भरते रहते थे। ये ऐसे नेता थे। तो लगभग में आप देखते हैं जो है 14-15 साल 13 साल तक आप देखते हैं ये जो है चला दूसरा चरण। और उसके बाद में आता है गांधीवादी चरण। अब गांधी जी का जैसे पदार्पण होता है, गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे। जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आते हैं, वहीं से आप देखते हैं 1919 उससे तो आ जाते हैं 1915 में, फिर थोड़ा कुछ आंदोलन कर, तमाम छोटे छोटे आंदोलन करते हैं, लेकिन एक जो उनका असली चेहरा आता है 1919 में आता है। तो 1919 से लेकर और जब तक देशवा आजाद नहीं हो जाए तो 1947 में 15 अगस्त तक, तब तक देखो गांधी जी का चरण चलता है। और गांधी के नेतृत्व में, गांधी की अगुवाई में, चाहे वो कोई भी नेता हो, सभी लोग अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ते थे। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सभी नेता जो थे, चाहे भगत सिंह जी हो, सभी लोग जो है गांधी जी की बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे, ठीक है। और गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलवाए, एक दो काम को छोड़ करके गांधी जी के सारे काम अति सराहनीय हैं। और उनके सफल प्रयासों से सभी लोगों के जो है भारत देश आजाद हो। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बेसिकली 3 चरण है। पहला उदारवादी चरण कांग्रेस में, फिर उग्रवादी, फिर गांधीवादी। तो ये 3 चरण आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। मेरे हिसाब से ऐसा जबरदस्त लेक्चर आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, ऐसे ही तमाम प्रैक्टिस सेट प्राप्त करनी है, लाइव क्लास वाले ग्रुप से जुड़ना है, 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा बेटा? एसएमएस कीजिएगा क्या? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मान लेते हैं आप प्रथम सेमेस्टर में है और आपके सब्जेक्ट जो है जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, जो भी है आपके, अंग्रेजी, जियोग्राफी, ठीक है, आपका मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है, या इसके अलावा आपका एंशिएंट हिस्ट्री, समाज शास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट आपका, होम साइंस, गृह विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, तो आपके ऐसे माने तो 2 मेजर सब्जेक्ट या 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, कुल मिलाकर के 4 या 5 सब्जेक्ट आपके कुल मिलाकर के होंगे। इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड में भेजूंगा आपके पास। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे इतना, आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं, या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं अगर आप चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम, और नहीं तो किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं जो आपके घर में चलाता हो, आरी पड़ोस में कोई चलाता हो, आपका दोस्त, हित मित्र चलाते, तो उनसे आप फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर जुड़ने के बाद में आपको क्या मिलेगा, जैसे लाइव क्लास जब भी होगी तो उसकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में यूनिट वाइज सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट तमाम सारी मिल जाएगी, जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट ना केवल जो है किसकी लिखित की होगी, बल्कि आपके एमसीक्यूज टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं या माइनर में पेपर है तो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में। लिखित भी यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसको साल फॉर्म में भी मिलेगा कुछ। इसके साथ ही साथ में आपका जो को करिकुलर वाला होता है, जैसे फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन हो गया,
या फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो गया, उसके लिए 5 प्रैक्टिस सेट, ये परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है सभी विश्वविद्यालयों में, तो इसके लिए 5-6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पहले से पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है और उसके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो ये सब मात्र 100 रुपए फीस में मिलेगा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का। अभी पेपर आपका लगा हुआ है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 2 दिन बाद, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सभी के लिए, चूंकि आप एक बार पीडीएफ को देख लेंगे आपका काम हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं फंसेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हमको और भी कोर्स में ज्वाइन होना है, हमको सेकंड सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ना है, तो हमारे लिए कोई छूट है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो बच्चा एक साथ लेगा उसकी फीस कम कर दी गई है। देखिए पहले सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, दूसरे सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए है। अगर आप जो है दोनों सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करते हैं, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर एक साथ जुड़ते हैं, तो आपकी फीस मात्र और मात्र कितने रुपए बेटा, केवल और केवल 150 रुपए फीस रखी जाती है। 150 यानी 50 रुपए की फीस कम हो जाएगी। वैसे देखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो 200 रुपए फीस पड़ जाएगा, लेकिन 200 रुपए ना रख करके आपकी फीस केवल और केवल 150 रुपए रखी गई है। इसी 150 रुपए में आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ में सेकंड सेमेस्टर की जैसे क्लास शुरुआत से शुरू होगी वो भी आपको मिल जाएगी, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की क्लास आपकी 6 महीने तक की जो क्लास होती है वो भी इसी पैसे में, यानी कि 150 रुपए में सेकंड सेमेस्टर की 6 सेमेस्टर की क्लास और पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी, ये सब मिल जाएगी मात्र 150 रुपए में। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं और एक जबरदस्त तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं वो ये वाला कोर्स ज्वाइन करें, चूंकि उसमें आपको सेकंड सेमेस्टर में शुरुआत से क्लासेस मिलेंगी। नहीं तो फिर आप परीक्षा के अंतिम दिनों में ही पढ़ने आते हैं और फिर बोलेंगे गुरुजी जो है हमको क्लास लेनी थी तो शुरुआत से क्लास नहीं मिल रही है। अभी चूंकि अभी जस्ट आप जुड़ेंगे तो आपकी जो क्लास पहले हो चुकी है उसका लिंक तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपके पास एक लोड हो जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन जो बच्चे बेसिकली वो 2-3 मॉडल पेपर मेरे देख लेते हैं तो उनका पेपर निकल जाएगा आसानी से, पीडीएफ नोट्स प्रैक्टिस पढ़ लेंगे उनका पेपर निकल जाएगा। तो जो 150 वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे उनका सेकंड सेमेस्टर में उनको मजा आएगा। क्या होगा कि सेकंड सेमेस्टर में उनको शुरुआत से पूरी क्लास मिलेगी, 6 महीने तक आपको कुछ पैसे ही नहीं, मतलब कि खत्म फीस पूरा, मतलब पूरा जून जुलाई तक आप पढ़ते रहेंगे, वहां तक 2026 तक। आपके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है, अपने मम्मी पापा से, भाई बंधु सबसे बताएं और तुरंत जुड़ जाएं, देर ना करें। क्योंकि बीए अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आगे चल करके आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और एमए के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे और जानकारी अच्छे तरीके से रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लगा ये? तो ये आपके लिए जुड़ने का तरीका था, मैंने आपको बता दिया। चलिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? साइमन कमीशन, गो बैक साइमन के नारे खूब लगे थे। साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन होता है। भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए जो 1919 में जो जिनमें कमियां रह गई थी, 1919 के अधिनियम में जो कमियां रह गई थी, उसी कमियों को दूर करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन इसका अध्यक्ष था, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, ठीक है। और जब कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था तो भारतीय लोगों ने इसी कारण से इसे आत्मसात या मतलब कि इसको जो है इसको स्वीकार करने से मना कर दिया और अपने आत्मसम्मान के खिलाफ मानते हुए इसका तीव्र विरोध किया कि ये साइमन कमीशन बनाया गया भारतीय संविधान में सुधार करने के लिए, भारतीय चीजों में सुधार करने के लिए। भारत का एक भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो फिर इसका क्या ही मतलब है। तो इसका विरोध किया गया जम करके और गो बैक साइमन के खूब नारे लगे थे। ये था साइमन वाला। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 2 आदर्शों को बताइए। बताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 2 आदर्श बताएं। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तमाम प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता इन सभी की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें निहित 2 मुख्य आदर्श निम्नलिखित हैं। पहला तो शब्द है आपका समाजवादी, सोशलिस्ट शब्द का समाजवादी शब्द सोशलिस्ट। संपत्ति के संकेंद्रण को रोकना और आर्थिक असमानता को कम करना, सभी लोगों को समान वितरण करना, कोई अमीर ज्यादा अमीर ना हो पाए, न ज्यादा कोई गरीब बहुत जो है गरीब हो पाए। समाजवाद शब्द को यहाँ पर संविधान में एक मुख्य आदर्श के रूप में रखा गया है। और दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। और ये समाजवादी, अखंडता और ये धर्मनिरपेक्षता, ये 3 शब्द जो थे भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ बेटा,
इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 1976 में इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी के बाद आप देखते हैं इस संविधान संशोधन को किया गया और इसलिए पूरे संविधान में हेरफेर कर दिया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको, नहीं छोटा संविधान। लगभग में बहुत सारे अनुच्छेदों को या तो बदल दिया गया या फिर उसमें बहुत सारे अनुच्छेद शामिल कर दिए गए। ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी रूपरेखा बदल गई। उसी में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जोड़ा गया था। उस समय प्रधानमंत्री थी। और एक शब्द है अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। सबसे पहले बता दूं मौलिक अधिकारों की संख्या पहले संविधान में 7 हुआ करती थी, वर्तमान में 6 है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब भारतीय संविधान में नहीं शामिल किया गया है। संपत्ति का मौलिक अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, अब भारतीय संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं जिनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक शामिल है। भाग 1 में क्या शामिल है बेटा, प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भाग 1 में क्या शामिल है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र शामिल है कि भारत का देश मतलब भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। पहले संविधान में क्या लिखा, पहले अनुच्छेद में भारत इंडिया जो कि भारत मतलब भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, दूसरे में लिखा किस तरीके से भारत में कौन सा राज्य शामिल होगा, किस तरीके से बाहर होगा, किसी का नामकरण करना हुआ, किसी राज्य का नाम बदलना हुआ, कोई बाहरी अगर हमने विजित क्षेत्र किया, कोई जीता है किसी देश से तो उसको कैसे शामिल किया जाएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, सब प्रावधान अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक पूरा बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाग 1। भाग 2 की अगर बात की जाए, भाग 2 में क्या शामिल है बेटा, भाग 2 में शामिल है नागरिकता। नागरिकता लिख लीजिएगा, भाग 2 में क्या शामिल है, नागरिकता यानी भारत की नागरिकता जो है कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है भारत में। कैसी नागरिकता है, एकल यानी इकहरी नागरिकता है। अमेरिका में वहीं पर आप देखेंगे दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी की नागरिकता आपको मिलती है, यानी जिस राज्य में रहते हैं स्टेट में उसकी नागरिकता, और आप अमेरिका के नागरिक तो है ही, यानी 2 नागरिक हैं आप, 2 नागरिक बनता है। जैसे कैलिफोर्निया एक वहां का जो है शहर है, मतलब एक राज्य है, तो आप कैलिफोर्निया के भी सदस्य हैं, मतलब कैलिफोर्निया के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। जबकि इंडिया की बात करें बाबू, इंडिया में इकहरी नागरिकता चलती है, यानी इंडिया में आप इंडिया के ही नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं बेटा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नागरिक जीवन में कभी नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन वो उसको भी खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का पहले अलग झंडा, अलग संविधान, अलग सब कुछ था, लेकिन सब कुछ बदल दिया गया। अब सब भारतीय संविधान लागू पूरा। ठीक है तो यहां पर आप देखिए, तो भारत भाग 2 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा। इसके बारे में फुल डिटेल तरीके से बताया गया। किसी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता त्यागना है तो कैसे त्यागेगा, कैसे नागरिकता ग्रहण करना विदेशियों को तो कैसे वो ग्रहण कर सकते हैं, वो सब शामिल है। ठीक है, और भाग 3 आपका ये आ ही गया। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपका मौलिक अधिकार संकलित है। तो भाग 4 में क्या संकलित है बेटा, भाग 4 भी लगे हाथ समझ लीजिए। इसमें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर कर ले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में ये शामिल है। अच्छा, भाग 4 का एक शामिल किया गया था। भाग 4 का 86वां संविधान संशोधन 2002 में रूस के संविधान से इसको लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, पहले 10 थी, अब क्या है, प्लस में 1 हो गई, यानी कि अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के का में ये सारे मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। जैसे देश का कुछ अधिकार आपको दिया गया, देश में मौलिक अधिकार आपको मिला है, देश उम्मीद करता है कि आप इन कर्तव्यों का पालन भी करेंगे।
तो मौलिक कर्तव्यों की का प्रावधान, मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछे तो बताएंगे। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, यूएसएसआर के, ठीक है। भाग 4 के का में संकलित है। अनुच्छेद 51 के का में पहले 10 की संख्या में थे, अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ये मौलिक कर्तव्य है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं, उनके माता पिता विद्यालय को भेजें, उनका एक कर्तव्य है, ठीक है, प्रत्येक माता पिता का। तो ये हो गया आपका भाग 4 का। भाग 4 में डीपीएसपी यानी नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहा जाता है। इसको हम जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड, ठीक है। ये ब्रिटेन का ही एक भाग है, ब्रिटेन के अंदर ही है आयरलैंड, छोटा सा देश है इंग्लैंड के बगल में। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया, जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक शामिल किए गए हैं। ये भारतीय संविधान में मैंने बहुत कुछ आपको जानकारी दे दी, यही आपके लिए परीक्षा में सब कुछ आएंगे। यहां से कम आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बात आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा होगा, समझे। यूएसए के संविधान से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ये न्याय संगत यानी जस्टिएबल होते हैं, जबकि डीपीएसपी जस्टिएबल नहीं होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ आप सरकार के खिलाफ केस नहीं कर सकते। राज्य का मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा, लेकिन मौलिक अधिकारों को अगर देश मानने से इनकार कर देता है तो आप देश के खिलाफ का जो है कोर्ट में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किन्हीं 2 मुख्य सदस्यों के नाम लिखिए। देखिए, संविधान सभा के 2 सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम है। पहला नाम है बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जो थे बेटा, संविधान सभा के एक समिति थी, उसका नाम है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ये बात ध्यान रखेंगे। एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे, अस्थायी माने होता 2 दिन के लिए बस, केवल उनका जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक उनको शामिल कर लिया, मतलब कि उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। सबसे वरिष्ठ थे व्यक्ति, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था 2 दिनों के, मतलब एक बैठक के लिए। उसके 2 दिन के बाद में दूसरी बैठक होती, उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, यानी जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, तो इनको जो है हिंदी के बड़े अच्छे लेखक भी रहे राजेंद्र बाबू, ठीक है। तो इन्होंने इनको जो है संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोई भी मुद्दा होता था बिना इनके सिग्नेचर के पास नहीं होता था। और संविधान निर्माण की जो समिति बनी, कई सारी समितियां बनी थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है वो प्रारूप समिति थी और उसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए इनको संविधान निर्माता कहा जाता है। बाकी बी.एन. राव जी जो थे सभी समितियों के या फिर संविधान सभा के क्या थे, वो सलाहकार के रूप में थे। संविधान सभा के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो रहे हैं सलाहकार के रूप में, उनका नाम है बी.एन. राव, ठीक है, जिसको लेकर के भी बी.एन. राव जी को और भीमराव अम्बेडकर को लेकर के डिबेट है कि भाई ये संविधान बनाए हैं कि ये संविधान बनाए। बेटा देखें, संविधान निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा है संविधान को बनाने में। किसी एक व्यक्ति में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है कि पूरे संविधान, जितना जबरदस्त ज्ञान संविधान, भारत का संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग को उस समय शामिल किया गया था, इसमें किसी एक व्यक्ति में इतना हिम्मत नहीं कि वो उसको लिख पाए, चाहे बी.एन. राव जी हो, चाहे बी.आर. अम्बेडकर जी हो, ठीक है। कोई व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने इसको संविधान को नहीं बनाया, ना लिखा है। इसमें बहुत सारे लोगों के खून पसीने की एक प्रकार से 2 साल 11 महीने 18 दिन तक कठिन परिश्रम किया गया भारतीयों के द्वारा। विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा गया, समझा गया, जाना गया, परखा गया, भारतीय संदर्भ में उसको व्यवहारिकता में उसको ढाल करके देखा गया कि भाई ये हमारे यहाँ पर जो है सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। बहुत डिबेट हुई संविधान सभा में, एक दिन में डिबेट, ऐसे बहस होती रहती थी, एक मुद्दे पर 10 दिन 20 दिन बहस होती थी, तब जाकर के एक चीज को शामिल किया था, ऐसे थोड़ी शामिल हो गया था। तो किसी एक व्यक्ति ने संविधान का निर्माण नहीं किया, यह कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर कहता है कि किसी एक व्यक्ति ने संविधान बनाया तो बिल्कुल गलत कह रहा है। ना तो बी.एन. राव अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया पूरा संविधान, और ना ही बी.एन. राव मतलब कि बी.एन. राव जी ने बनाया है, ठीक है, ना ही राजेंद्र बाबू ने अकेले कुछ किया है। बहुत सारे लोगों की समिति होती थी, बहुत सारी समितियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। उनमें से जो मुख्य समिति थी वो बी.एन. राव जी की, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर जी की थी। उसके सलाहकार भी बी.एन. राव थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये सभी लोगों की एकजुटता और एकता के फलस्वरूप ये संविधान जो हमारे समक्ष आया है, जिस पर हमारा आदर्श है, वो जो बना, बहुत सारे लोगों के कठिन परिश्रम के बाद बना।
ये है संविधान सभा के दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट, और BN राव जी का नाम भी लिख सकते हैं। तीसरा पूछे तो BN राव लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की तो हड़प की नीति ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। ये जैसे किसी राजा के अगर वंश में कोई लड़का नहीं था या राज्य का उत्तराधिकारी कोई अच्छा नहीं था तो उसको हड़प लेता था डलहौजी, ठीक है। यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई एक ब्रिटिश नीति थी। इसके तहत यदि किसी शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यानी कि उसके प्राकृतिक उत्तराधिकारी मतलब कि उस राजा का कोई लड़का हो और राजा लड़का उत्तराधिकारी के योग्य हो तब तो उसको राज्य मिलता था, नहीं तो उसके राज्य को हड़प लिया जाता था डलहौजी के द्वारा। यही थी हड़प की नीति और यही नीति अपनाई थी इसने झांसी के लिए। तब झांसी की रानी ने जो है बहुत दौड़ा दौड़ा के मारा अंग्रेजों को, ठीक है। बहुत ज्यादा एक प्रकार से खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी वो झांसी की रानी। बताओ, महिला अपने बच्चे को, दत्तक पुत्र को पेट में बांध करके और इस तरीके से युद्ध करती हैं। वो वीरांगना, तलवार दोनों हाथों तलवार झर 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 मारती पीटती निकल जाती घोड़े लेकर के। वो वीरांगना, आप सोचो ऐसे कम से कम 10-12 वीरांगनाएं अगर हो जाती उस समय, अंग्रेजों की रूह कांपती, दोबारा भाग ही जाते छोड़ करके यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्या था कि उस समय एकजुटता नहीं थी, कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था। इस वजह से जो है जो 1857 की जो क्रांति थी वो विफल हो जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? देखिए, अस्पृश्यता माने होता है छुआछूत, छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद मौलिक अधिकार की बात, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि यानी कानून के सामने सभी समान है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की जाएगी, ठीक है। और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी खत्म की जाएगी, कोई छुआछूत नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, जो भी राजा, अधिराजा, महाराज, ये सब जो उपाधि लोग धारण करते थे पहले, वो सारी उपाधियां भी खत्म कर दी गई। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से खत्म करने से रिलेटेड है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। यह एक मौलिक अधिकार भी है। आगे देखेंगे, 9वां का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, द्विसदनीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था का अर्थ होता है कि देश की विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो है, जिसको हम संसद कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होती राज्यसभा। भारत में ये लोकसभा पहले है, जिसको निचला सदन कहते हैं, क्योंकि ये हर 5वें साल भंग हो जाती है, इसको इसलिए निचला सदन कहते हैं। प्रथम सदन इसी को भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक प्रकार से क्या होती है बेटा, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो सांसद होते हैं वो इसी में बैठते हैं, जो जनता चुनती है उन सांसदों को लोकसभा में स्थान मिलता है। और दूसरा होता है राज्यसभा, जिसको आप कहते हैं उच्च सदन, क्योंकि ये भंग नहीं होती कभी भी। इसके सांसद जो उनका कार्यकाल 6 साल होता है और लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल 5 साल ही होता है, ठीक है। ये प्रत्येक 2 साल पर इनकी छटनी होती है, 6 साल के बाद में इनको रिटायर किया, मतलब कि कुछ 65 साल या कुछ सीमा है उसपे इनको हटाया जाता है और 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। जो पहले हो जाए वही उसी पर इनको हटा देता है, 2 साल बाद छटनी होती रहती है, ठीक है। ये कभी भंग नहीं होती, यहाँ पर हमेशा चलता है। राज्यसभा में जो है चीजें चलती रहती है हमेशा। यहाँ के सांसदों को जनता नहीं चुनती प्रत्यक्ष रूप से, जबकि जो लोकसभा होती है उसको प्रथम सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो वहां पर बैठते हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा के सांसद हैं, जबकि आप देखते हैं एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, राज्यसभा के सदस्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है भाजपा के एक बढ़िया प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, समित पात्रा नहीं यार, अरे क्या नाम है उनका, सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है। तो ये राज्यसभा लोकसभा आपने समझ लिया, ये भारत में है, ठीक है। संसद के 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। आगे देखें, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं समझा करके बता रहा हूं, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए, भारत में वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि वोट डालने का अधिकार को लेकर के पूछा गया। देखिए, भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसे 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, 61 नंबर का संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 21 वर्ष से इसको पहले 21 साल किया गया था कि वयस्क यानी वोट डालने का अधिकार 21 साल है।
अब उसको घटा करके 3 साल, अब 18 साल का अगर कोई बच्चा है वो वोट डाले का अधिकारी माना जाता है। ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला है आपका भाग बा, यानी कि अब आप आधे लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। अब हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनकी संख्या 5 मैंने रखी है। ये प्रश्न अवधारणाओं की संक्षिप्त व्याख्या के रूप में देखे जाएंगे। 150 से लेकर के 250 शब्दों में इनके उत्तर को आपको लिखना होता है। और इस तरीके से मैंने आपको मतलब कि जैसे अति लघु उत्तरीय को समझाया है, मैंने अति लघु उत्तरीय को भी आपको बहुत ही विस्तार से ही समझाया है। ठीक है, ताकि आप उससे लघु उत्तरीय पूछे, दीर्घ उत्तरीय पूछे, कैसे पूछे आप आसानी से बता पाएंगे। आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यह चैनल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। और पिछले 7 सालों से मैं आपके बीए के क्षेत्र में अध्यापन करवा रहा हूं, तो सबसे बेस्ट चैनल पूरे यूट्यूब पर आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट ही है, जिस पर इतने जबरदस्त कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी यानी कि मॉडरेट्स और उग्रवादी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट विचारकों के बीच मुख्य अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बता दिया है। उदारवादी बनाम उग्रवादी की अगर बात की जाए, उदारवाद कब से कब तक रहा? 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है, वहां तक आप देखते हैं नरमपंथी विचारधारा रही है उदारवाद। लक्ष्य इनका यह था कि ये ब्रिटिश शासन के भीतर संवैधानिक सुधार और स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। ठीक है, इनका साधन क्या था? इनका साधन था उदारवादियों का, ये लोग करते क्या थे उदारवादी नेता? इनका मानना था कि ब्रिटिश न्यायप्रिय होते हैं और ये याचिकाएं, प्रार्थनाएं और संवैधानिक तरीके यानी कि पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, ये 3 Ps जो अवधारणा है इसको अपनाते थे ब्रिटिश लोग। तो इसी के आधार पर ये लोग जो है ये सोचते थे कि हम प्रेयर करेंगे, इससे प्रोटेस्ट करेंगे या हम पिटीशन देंगे तो इससे क्या होगा, ये हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन कोई भी बात इनकी सुनी ही नहीं जा रही थी। ठीक है, तो प्रमुख नेता इसके कौन कौन से थे? दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, ऐसे तमाम प्रकार के नेता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब नेता किसके थे? ये सब उदारवादी नेताओं में शामिल है। ठीक है, उदारवाद का था कि यही सब प्रार्थना वगैरह करके अपना देते थे। दूसरा जो दल है वो है उग्रवादी। उग्रवादी में 1905 ईस्वी में आप देखते हैं जैसे बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, बंगाल को धर्म के आधार पर बांटा गया, भंग किया गया। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ मुसलमान और हिंदू के आधार पर। ठीक है, पूर्वी बंगाल को आप देखते हैं मुसलमानों के नाम पर बांट दिया गया जो आज बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल जो आज का पश्चिम बंगाल है उसको बांट दिया गया हिंदू और मुसलमान के आधार पर। और इस तरीके से इसी का विरोध हुआ खूब जम करके। इसी में उभरे 3 नेता, लाल, बाल और पाल। इनका लक्ष्य था अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट सेल्फ रूल की बात करते थे। कोई सेल्फ गवर्नमेंट उसकी बात नहीं करते थे कि भाई हाँ तुम भी इसी में लगे रहो, हम भी लगे रहे, हटो यहां से, भागो सीधा। ठीक है, ना कि केवल संवैधानिक सुधार करने की। ये संवैधानिक सुधार की बात नहीं करते थे, यहाँ पर खुद शासन करने की बात करते थे कि हमारा देश है, हम शासन करेंगे, तुम कौन होते हो यहाँ पर आने वाले। ठीक है, साधन इनका था, ये लोग सक्रिय प्रतिरोध करते थे, कोई भी नियम कायदा था उसका विरोध करते थे, बहिष्कार करते थे और स्वदेशी को अपनाते थे। इन सभी साधनों में विश्वास करते थे और इन सभी साधनों के माध्यम से अंग्रेजों की तह को हिलाने का काम कर रहे थे। प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, जिनको बाल के नाम से, लाला लाजपत राय जिनको लाल के नाम से, और बिपिन चंद्र पाल जिनको पाल के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक और लाला बिपिन चंद्र पाल, 3 को लाल बाल पाल की ये तिकड़ी कही जाती है। तिकड़ी ने एक प्रकार से अंग्रेजों की जड़ को हिलाने का काम किया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उग्रवादियों ने जन भागीदारी को बढ़ाया जबकि उदारवादियों ने नींव रखी। ठीक है, उग्रवादियों की तरफ जनता एकदम से, कांग्रेस को जनता पसंद नहीं करने लगी थी उदारवादियों को, क्योंकि कहते थे भाई जब यही करना, याचिका ही जारी करनी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहा, क्या ही मतलब है संस्था का। लेकिन जब उग्रवादी थे तो जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जनता पसंद करने लगी कांग्रेस को, ये चीजें हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर देखा। दूसरा प्रश्न, आ चुका है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के महत्व पर प्रकाश डालिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके बारे में बताएं। इसी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैं पढ़ा चुका हूं, आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का महत्व लिखिए। पृष्ठभूमि क्या रही? क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव के कारण महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो नाम का नारा दिया और कहा कि भाई अब अहिंसा परमो धर्मा नहीं, अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैव चा, यानी कि अब अहिंसा बहुत हो गई बेटा,
धर्म हिंसा तथैव च, अगर धर्म के लिए अपने कर्तव्य पथ में कोई व्यक्ति आता है, उसके लिए हिंसा का भी रूप धारण करना पड़े तो हिंसक व्यक्ति भी वहां पर सर्वोपरि अच्छा माना जाता है, जो अपने धर्म के लिए हिंसा करने के लिए उद्यत होता है। क्या लिखा है पूरा? तो अहिंसा परमो धर्म की बात गांधी जी हमेशा क्या करते थे? गीता के बड़े अच्छे जानकार थे गांधी जी। गांधी जी दतून कहा जाता है कि गांधी जी दतून किया करते थे, दतून करते समय भी वो गीता का एक आध अध्याय मन भी निपटा देते थे। इतने ज्यादा विद्वान गांधी जी, बहुत ज्यादा गीता के ज्ञान से प्रभावित थे। ठीक है, और गांधी पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष थे, इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। बस एक आध दो काम को उनके छोड़ दे, भगत सिंह वाला काम छोड़ दे, मतलब वो छोड़ दे जो उसके मामले में जो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था, उसी समझौते में थोड़ा सा डिफीट खा गए थे। बाकी कोई मुद्दा इनसे ढीला नहीं हुआ। अपने प्राणों की आहुति तक दे दिया गांधी ने, ये सोचो। तो 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, और इसी नारे के साथ यह आंदोलन शुरू किया गया कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, भागो यहां से, निकलो, हो गई बहुत, अब होएगा बहुत ज्यादा। ये जो है बैठा बुठा अन्नप्राशन और धरना दिया, होएगा ये सब, उठो अब यहां से, निकलो सीधे सीधे। चूंकि 1942 में चल क्या रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। अंग्रेजी जो सेना थी कहीं ना कहीं बहुत डिफीट खा रही थी विदेशों में, और अमेरिका का दबाव, अमेरिका ब्रिटेन की जनता का दबाव, सब कुछ इन पर पड़ रहा था अंग्रेजों पर। अंग्रेज लोग एकदम से बचिया बन चुके थे इस समय, और यहाँ पर दौड़ा दौड़ा के खदेड़ा है गांधी जी ने इन लोगों को। ठीक है, और इस तरीके से इनको लग गया था कि भाई करो या मरो का नारा जब गांधी जी ने दिया, तो लोगों को लगा इन अंग्रेजों को कि भाई बताओ, ये व्यक्ति हिंसा, एक चींटी भी मर जाती तो ये पश्चाताप करने वाला व्यक्ति आज करो या मरो का नारा क्यों दे रहा है? ये गांधी जी की सोच बहुत थी। उन्होंने कहा कि अब हो गया, बहुत हमने बहिष्कार कर लिया, बहुत हमने स्वदेशी मूवमेंट चला लिया, अब नहीं, अब ये सब नहीं करना, आप सीधे यहाँ से निकलो। करो या मरो का नारा दिया अपने कर्मचारियों को, और सभी लोगों ने एकदम से कूच कर दिया। अगस्त क्रांति के सामने अंग्रेजों की एकदम से जड़ ऐसे डगमगा गई थी इस क्रांति की वजह से, इस आंदोलन की वजह से। बहुत भीषण जनता इसमें शामिल हो चुकी थी। अंग्रेजों को लग गया था कि भारत में रहना दैट इज इम्पॉसिबल, इसीलिए उन्होंने यहीं से शुरू कर दिया था कि भारत को छोड़ना है। और परिणाम निकला कि 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो 1945 में, उसके बाद से 2-3 साल लगा, 1947 में यहाँ से अंग्रेज लोग भागे। ठीक है, आंदोलन का महत्व, आंदोलन का महत्व क्या रहा? देखिए, नेतृत्वहीन प्रतिरोध था। शीर्ष नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी हो गई थी, क्योंकि अगस्त क्रांति इतनी भीषण हो गई थी, इतनी जनता हो गई थी कि अंग्रेजों को लग गया था कि हम यहाँ पर इनको लाठीचार्ज, इनको बंद नहीं करेंगे नेताओं को, दिक्कत हो जाएगी। तो जो बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। यह आंदोलन पूरे देश में स्वतः स्फूर्त ढंग से चला, मतलब कि ये किसी को कहना नहीं पड़ा कि आंदोलन करो, सब जनता कूद पड़ी, चौतरफा चौमुखी से चारों तरफ अंग्रेजों घेर लिया गया। ये जो एक प्रकार से जो ये आंदोलन था, अंग्रेजों को लग चुका था कि भाई अब यहाँ पर रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अंग्रेजों ने क्या किया, दिमाग लगाया कि जो इनके बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनको क्या करो, जेल में बंद कर दो। जब नेतृत्व करता ही नहीं रहेगा तो किसका जो है लोग बात मानेंगे? सबको बंद कर दिया गया, जिससे भारतीयों की संघर्ष की इच्छा शक्ति प्रदर्शित यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या हुआ, जनव्यापी भागीदारी। इस आंदोलन में युवा, किसान, श्रमिक सभी ने बड़े पैमाने पर भाग लिया, जिससे यह सबसे व्यापक और राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। ब्रिटिश सत्ता को चुनौती इस आंदोलन ने दी। ब्रिटिश सत्ता एकदम से झकझोर दिया ब्रिटिश सत्ता को। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। यह स्वतंत्रता की ओर अंतिम बड़ा कदम था, और इसके बाद 1947 में 15 अगस्त की डेट को भारत को स्वतंत्रता मिलती है। एक चैन की, सुकून की सांस भारत लेता है, और उसी दिन आज हम 15 अगस्त की डेट को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों का बलिदान है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, राजगुरु, लाल बाल पाल, न जाने कितने सैकड़ों लोगों के बलिदान के बाद में भारतीय स्वतंत्रता मिली। भारतीय स्वतंत्रता जब 15 अगस्त की बात आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं बेटा, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बात ध्यान रखिए, स्वदेश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल, असीम, त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित।
जिसमें मनुष्यता है उसमें देश प्रेम होता है। जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गदयपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के बताई गई, जहां पर आपका जन्म हुआ है। इसलिए जब भी एक प्रार्थना होती थी हम लोगों में, तो प्रार्थना क्या होती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, परसे वापर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। और उसी में आगे था कि जिस जिस देश भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ठीक है, ये लाइन बड़ी झकझोर देने वाली। डेली जो है जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हाथ जोड़ करके बढ़िया प्रार्थना होती थी, गायत्री मंत्र होता था, उसके बाद में चीजें राष्ट्रगान होता था, सब चीज होती थी। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल के महत्व की व्याख्या कीजिए। संविधान की प्रस्तावना का महत्व, बहुत ज्यादा महत्व है संविधान। देखिए, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आधारित था। महत्व इसका यह है कि संविधान का सार है, यह हमारे संविधान के मूल दर्शन को बताता है कि फिलोसॉफी क्या है भारतीय संविधान की, उसको पूरा बता देता है। भारतीय दर्शन की मतलब भारतीय संविधान के आदर्श को, आकांक्षाओं को दर्शाता है कि भारतीय संविधान में है क्या, उसकी पूरी की पूरी चाबी है, पूरे संविधान की एक चाबी है, एक कुंजी है। ठीक है, जैसे न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है और बंधुत्व की बात करता है प्रेमबल। ठीक है, दूसरी विशेषता यह कि शक्ति का स्रोत है। यह स्पष्ट करती है कि संविधान भारत के लोगों यानी कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पर लिखा है कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों पर ही सब कुछ डिपेंड है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई बड़े बड़े संस्थाएं नहीं काम आती है, बस केवल जनता ही सब सर्वोपरि है। अब्राहम लिंकन साहब जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, कहा था क्या, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। और इसी आधार पर आप देखते हैं लोकतंत्र सबसे अग्रणी एक विचारधारा बनी और आज वर्तमान में दुनिया के सभी देश या अधिकतर देश लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसी लोकतंत्र का सबसे बड़ा नमूना अपना भारत, उसकी जो प्रियम्बल है भारतीय संविधान का जो शुरुआती दौर है, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तमाम प्रकार के न्याय, धर्म, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रेम सबकी बात करता है। सब प्रियम्बल में आपको मिल जाएगा। अपनी शक्ति प्राप्त करता है जो इसकी संप्रभुता को स्थापित करता है, सॉवरेनिटी को स्थापित करता है। व्याख्या में सहायक है ये। जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट होती है तो न्यायालय प्रस्तावना के आदर्शों का सहारा लेता है। जैसे केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा, ऐसे में प्रस्तावना को जो है इंपॉर्टेंट माना गया। प्रस्तावना जो है वो एक मूल ढांचा है और संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, बाकी सभी चीजों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राज्य की प्रकृति को बताता है। यह भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करता है। कौन? ये भारत की जो प्रियम्बल है। ठीक है, आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत डीपीएसपी में क्या अंतर है? ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जो कि भाग 4 में है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये शामिल है। ठीक है, भाग 4, भाग 3 कहां से? यूएसए के संविधान, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 से 51 ये है और ये कितना है? 12 से लेकर के 35 तक। इनकी संख्या कितनी है? 6 संख्या है। ठीक है, बात आप ध्यान रखिए। चलिए, मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके अंतर को समझते। तो इधर देखिए, ये आधार है, किस आधार पर अंतर किया गया? स्रोत के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो ये स्रोत यहाँ पर लिखा होगा इस दोनों में। इधर मौलिक अधिकार लिखा हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत इधर लिखा हुआ डीपीएसपी। अब मैं अंतर बताता हूं दोनों में। देखिए, पहला अंतर यह है राज्य का मौलिक अधिकार का। देखिए, स्रोत के आधार पर अगर अंतर देखें हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो देखिए मौलिक अधिकार जो होता है यूएसए के संविधान से प्रेरित है और भाग 3 में शामिल है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और भाग 4 में शामिल है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। क्लियर? पहला अंतर।
दूसरा अंतर है प्रकृति के आधार पर, दोनों का नेचर अलग अलग है। देखिए, तो ये जो मौलिक अधिकार है ये नकारात्मक है, ये राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। कौन? जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार देश को आगे बढ़ने से भी रोकता है, देश के विकास में भी खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को मिलता है और व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई काम होता है और देश के हित में ही क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति जो है राज्य के खिलाफ जो है न्यायालय में केस भी कर सकता है जो है सरकार के खिलाफ। जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है डीपीएसपी, ये सकारात्मक होते हैं, ये राज्य को कुछ करने की सलाह देते हैं। देश को बताया जाता है इसमें कि आप ये कर सकते हैं जनता के लिए, अपने राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। जब भी राज्य की मैं बात करूं तो वहां पर मैं कंट्री की बात कर रहा हूं बेटा। संविधान में जब मतलब किसमें, राजनीतिक शास्त्र में जब भी बात स्टेट की हो, राज्य की हो, तो उसका मतलब होता है देश से। ठीक है, तो ये राज्य माने यहाँ पर देश है, ये देश को कुछ करने की सलाह देते हैं और एक पॉजिटिव सलाह देते हैं कि आप ये जनता के लिए कर सकते हैं। अब जनता के लिए वो करता है राज्य की नहीं करता, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर? आगे देख, तीसरा अंतर है न्याय संगत के आधार पर अगर देखें तो ये जो है मौलिक अधिकार न्याय संगत है, यानी इनके उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हैं आप। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और चाहे देश ने ही आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, आप देश के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ भी केस कर सकते हैं न्यायालय में। और जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जो होते हैं गैर न्याय संगत होते हैं, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये देश का मन होगा तो लागू करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं लागू करेगा। ठीक है, अगला अंतर है आपका उद्देश्य के आधार पर। देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करने का काम करता है मौलिक अधिकार। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की कोई स्थापना करता है। ये सभी को बराबर समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, सभी को वेतन बराबर मिले, ठीक है, पर्यावरण सही रहे, ये सभी की बात जो है ये डीपीएसपी करता है। जबकि मौलिक अधिकार जो होता है वो आपको पॉलिटिकल स्वतंत्रता, एक राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, जबकि ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है। तो ये अंतर आपका हो गया। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपका आ चुका है लघु उत्तरी का। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म के भारतीय मॉडल की विवेचना कीजिए। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल जो है पाश्चात्य सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग है। पश्चिम के जो देश होते हैं उनमें जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, उससे अलग है। पश्चिम में क्या है कि देश जो होते हैं किसी भी धर्म को नहीं मानते, ना किसी धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई मतलब नहीं धर्म से। जबकि जो इंडिया का धर्मनिरपेक्षता है वो सभी, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और भारत सभी धर्मों को समान अवसर देगा बढ़ने का, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखेगा। ठीक है, अर्थ लिखेंगे भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह देश के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। ठीक है, भारतीय मॉडल की विशेषताएं देखिए, भारतीय मतलब कि इसके सेकुलरिज्म के यानी कि धर्मनिरपेक्षता के, तो सकारात्मक हस्तक्षेप है। पश्चिमी मॉडल के विपरीत भारतीय राज्य यानी भारतीय देश धर्म से पूर्ण पृथक्करण नहीं रखता, मतलब कि धर्म को बिल्कुल अलग नहीं कर देता राजनीति से या उससे। राज्य सामाजिक बुराइयों जैसे कि अस्पृश्यता, 3 तलाक, इनको दूर करने के लिए धर्म को के मामले में हस्तक्षेप भी कर सकता है। यानी भारत में क्या है कि धर्म के मामले में जरूरत पड़ने पर अगर धर्म में कुछ बुराई है, ठीक है, तो उसको हटा देगा। धर्म में कुछ अच्छाई है तो उसको अपने नियमों में शामिल कर लेगा। धर्म में कोई बुराई जैसे कि 3 तलाक की बुराई थी तो उसको समाप्त किया गया। ठीक है, ऐसे अस्पृश्यता जो हिंदुओं में थी उसको समाप्त किया। ठीक है, तो ये सब बुराइयां हैं। सती प्रथा तो पहले खत्म हो चुकी थी, तो जो बुराइयां थी उनको खत्म करने का काम भी भारतीय संविधान करता है। तो इस प्रकार का धर्मनिरपेक्षता है। समान आदर, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान आदर यानी कि सर्व धर्म संभाव की बात करता है, इसकी भावना को आगे बढ़ाता है, सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देता है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता, यह प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अभ्यास करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान कहता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक का जो अनुच्छेद है, 3 अनुच्छेद, ये भारत में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है और ये धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है। भारत में जिस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता आपको और कहीं पर नहीं मिली है। तो आपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा। अगला भाग है आपका भाग 7, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 5 की संख्या में। ये प्रश्न विस्तृत व्याख्या, विश्लेषण और आलोचना से संबंधित होते हैं। 450 शब्द या 400 या 500 शब्दों में लिखने के लिए बोले जाते हैं। ठीक है, प्रश्न की संख्या आपके समक्ष दी हुई है। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका, प्रश्न आ चुका बेटा, आप इसको देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
चलें तीव्र गति से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न है 1935 के भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रमुख प्रावधानों और इसके महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया था इसके कई सारे प्रावधान थे। पहला प्रावधान देखिए, इसका प्रावधान ये था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारत में रियासतों और प्रांतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया। हालांकि यह कभी लागू नहीं हो पाया, लेकिन इसका प्रस्ताव किया गया था 1935 के अधिनियम में। इसके अलावा प्रांतों में स्वायत्तता यानी प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि द्वारकी को समाप्त किया गया, जो 1919 में आया था उसको समाप्त कर दिया गया और उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान करी गई। ठीक है, प्रांत में स्वतंत्र है उसकी स्वायत्तता प्रदान की गई। अगला है आपका केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया, विषयों को आरक्षित यानी कि रिजर्व किया गया और हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड में बांटा गया। इसके अलावा द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना होती है 1935 के अनुच्छेद उसके तहत। केंद्र में और 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था जिस तरीके से थी वैसे ही। संघीय न्यायालय, दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी किया गया, 1937 में स्थापित किया गया था ये। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम सारे प्रावधान 1935 की भारत शासन अधिनियम में शामिल थे। इसका महत्व और आलोचना भी हुई। देखिए महत्व इसका यह है कि यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में मील का पत्थर था, क्योंकि भारतीय संविधान का जब निर्माण होने लगा इनमें से लगभग में 100 से अधिक अनुच्छेदों को या तो इसमें से 1935 के अनुच्छेद से डायरेक्ट भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है या फिर उसमें कुछ हेर फेर या थोड़ी बहुत बदल हेर फेर करके उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, भारत के वर्तमान संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा आलोचना इसकी की जाती है 1935 के कि इसमें कोई स्वराज्य या स्वतंत्रता नहीं थी। यह नया भारत बनाने के बजाय अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित मशीन जैसा था। जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश सरकार के पास अभी भी अंतिम वीटो शक्ति थी और ब्रिटिश सरकार जो मर्जी हो कर सकती थी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, यह नया भारत बनाने के बजाय अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित मशीन जैसा था। ठीक है, ये एक प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इसके बारे में 1935 के अधिनियम के बारे में। जबकि 1935 के अधिनियम से पहले ये बताया जाता था कि 1935 का अधिनियम बनेगा और भारतीयों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी आप देखते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनमें से तमाम सारे 100 से अनुच्छेद मतलब कि 100 से अधिक अनुच्छेदों को इसी से उठा करके अपने शामिल कर लिया भारतीय संविधान में। इसीलिए भारतीय संविधान को उधारों का गुलदस्ता भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे देशों के संविधान से हमने ग्रहण ही किया है। दूसरा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के उदय और उनके मुख्य राजनीतिक दर्शन खासकर सत्याग्रह और अहिंसा की विवेचना कीजिए। देखिए गांधी का उदय और उनका दर्शन। गांधी की बात की तो गांधी का उदय जो हुआ, प्रारंभिक प्रयोग, गांधी 1915 में भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। चंपारण में बापू ने सत्याग्रह किया और वहां पर सफलता प्राप्त करी। अहमदाबाद में आंदोलन किया 1918 में, भी सफल हुए। और उसके बाद में खेड़ा में, अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन किसानों को लेकर के, तो 1918 में ये भी किया। सफलतापूर्वक सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ता शुरू हो गया इन्हीं चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन से। फिर इसके बाद में एक जन नेता के रूप में सामने आते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 के साथ गांधी जी ने कांग्रेस को एक संकीर्ण संभ्रांत वर्ग 1919-1920 में आरंभ हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, उसकी पार्टी से जन आधारित आंदोलन में बदल गया। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन की अगर बात की जाए तो सत्याग्रह यानी कि ट्रुथ फोर्स, यह सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष की एक विधि है। इसका अर्थ है अन्याय के प्रति भौतिक बल का उपयोग किए बिना आत्मपीड़ा के माध्यम से विरोधी के विवेक को जगाना। यह निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग है, क्योंकि यह एक सक्रिय नैतिक बल था जिसके माध्यम से अंग्रेजों के आत्मा पर जो है कहीं न कहीं पे बदलने का प्रयास गांधी जी के द्वारा किया गया, ताकि इनको कभी लगेगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, अहिंसा की बात गांधी जी किया करते थे। अहिंसा, नॉन वायलेंस, इसका अर्थ केवल शारीरिक चोट ना पहुंचाना नहीं, बल्कि विचारों और शब्दों में भी हिंसा से दूर रहना, यानी कि किसी को मारना पीटना है, किसी को ये संबंधित तो है ही, इसके अलावा किसी को बोलना कि हम यह कर लेंगे वह कर लेंगे, ऐसा भी नहीं करना, मतलब कि शब्दों के माध्यम से भी शब्दों की भी चोट नहीं देना। ठीक है, इस तरीके से बताया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह अन्याय के प्रति लड़ने का एक सकारात्मक तरीका है, और जब अहिंसात्मक आंदोलन व्यक्ति करता है तो सरकारें भी उस पर जो है
लाठीचार्ज जैसे आंदोलन को भंग नहीं करवा पाती, जिससे पूरा संसार चीजों को देख पाता, जान पाता है। और गांधी को पता था कि अगर हम जो है लाठी भाला बर्छा से लड़ेंगे तो अंग्रेजों से जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए मूक नायक के रूप में हम इसको लड़ते हैं, ताकि जो है एक आराम से बैठे रहो, धरना करो, अहिंसा से अपना काम करते रहो, ताकि विदेशी मीडिया तमाम देश विदेश में जब प्रचार होगी कि इंग्लैंड के लोग इस तरीके से गलत कर रहे हैं, तो किसी ना किसी दिन लोगों का जो है ध्यान हमारी तरफ आएगा और हमको स्वतंत्रता मिलेगी, अंग्रेजों की ही मन बुद्धि बदलेगी, ऐसा लगता है। साध्य और साधन की पवित्रता। गांधी जी कहते हैं कि हमारा साध्य भी यानी कि रास्ता भी अच्छा हो और मंजिल भी अच्छी हो। इसी के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कभी कभी गांधी जी से मतलब खफा तो नहीं होते थे, आदर्श मानते थे। गांधी जी के लिए ही वो छोड़ करके चले गए जो है भाई कांग्रेस हम त्याग देते हैं, पूरा जीते, कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव जीत गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसको छोड़ दिया गांधी जी की वजह से ही, क्योंकि उनके खिलाफ लड़े थे पट्टाभी सीतारामैया नाम के एक जो है व्यक्ति नेताजी के खिलाफ, और वो हार गए थे, बहुत कम वोट मिला था पट्टाभी सीतारामैया को। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी हार, मतलब कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है। और इसी बात से नेताजी को लगा कि गांधी जी को मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई है, तो वो गांधी जी से पीछे वो हट गए पीछे नेताजी, और कहे कि चलिए भाई आप ही देखिए। वो फिर विदेशों में अपना इन्वॉल्व हो गए, विदेशी मदद के माध्यम से देश को आजाद करवाने के पक्ष में थे। नेताजी कहा करते थे कि भाई साधन कोई भी हो, मार काट पीट साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से हमारा जो लक्ष्य है, जो साध्य है, वो पवित्र है, यानी हमको आजादी प्राप्त करवानी है, वो पवित्र है। अब बाकी हम कैसे आजादी प्राप्त करते हैं, ठीक है, छल कपट दम जिससे भी हमको मिल रहा है वो मिले, साधन कैसा भी हो, हमारा साध्य तो अच्छा है, ये नेताजी कहते थे। और गांधी जी कहते थे कि हम उसी अहिंसा का मार्ग चलेंगे, साधन भी हमारा पवित्र रहे और जो हमारा लक्ष्य है तो पवित्र है ही, यानी कि साधन और साध दोनों पवित्र, यही बात है। गांधी जी का मानना था कि साध्य यानी लक्ष्य की तरह साधन तरीका भी पवित्र होना चाहिए, ठीक है। सर्वोदय की बात भी गांधी जी करते, समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो, विशेष रूप से गरीब और अंतिम व्यक्ति का उदय हो, जो गरीब है व्यक्ति उसका भी प्रादुर्भाव, वो भी आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न प्रश्न है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं यानी कि साइलेंट फीचर का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है भारतीय संविधान की सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यह दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद शामिल हैं, क्योंकि अब इसमें कई बार संशोधन भी हो चुका है। जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और आज कम से कम 480 से भी अधिक संविधान में अनुच्छेद शामिल हो चुके हैं। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य यह प्रस्तावना में वर्णित भारत की प्रकृति को परिभाषित करता है। तो पहले दूसरी विशेषता क्या कि भारत एक संप्रभु देश है, संप्रभुता है इसकी, समाजवाद पर समाजवादी व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है, लोकतांत्रिक, गणराज्य भी है। गणराज्य क्या होता है? जिस देश का मुखिया भी जनता के द्वारा चुना जाए और सरकार का मुखिया भी जनता के द्वारा चुना, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जो है जब देश की जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो वो देश गणराज्य होता है, ठीक है। गणराज्य इंग्लैंड गणराज्य नहीं, चूंकि इंग्लैंड में महारानी है, जैसे कि वहां के देश की मुखिया कौन है? महारानी है। अपने यहाँ के देश के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। देश का मुखिया राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। राष्ट्रपति का लड़का भारत में राष्ट्रपति नहीं बनता है, उसका भी चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति पद उसको मिलता है। जबकि अमेरिका वगैरह में मतलब उसमें क्या है, ब्रिटेन में क्या है कि राष्ट्रपति नहीं होता है, वहां पर राजा मतलब महारानी ही होती है, महारानी का लड़का ही वो राजा मतलब कि वो राजा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर एक परिवार में चीजें चलती, तो वो जो है राजतंत्र और राजशाही हो गए, जबकि वो लोकतंत्र, वो जो है गणराज्य नहीं है। अगली विशेषता भारतीय संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा है। भारत एक संघीय देश है, शक्तियों का विभाजन किया गया है राज्य और केंद्र में, लेकिन फिर भी भारत का संघ ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आपातकाल के दौरान या पूरी तरह से एकात्मक बन जाता है, कोई आपातकाल का दौरान आएगा तो केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, पूरा राज्य का जो सत्ता होता सब केंद्र के हाथ में चली जाती है। अगली विशेषता संविधान की मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई। देखिए संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है, साथ ही साथ में 11 मौलिक कर्तव्य भी देता है। बड़े समय संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है 1976 के दौरान ही, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, किसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया बेटा? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है रूस के संविधान से। मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया अमेरिका के संविधान से। 1976 में शामिल किया गया 11 मौलिक मतलब 10 मौलिक कर्तव्य। 1900 मतलब की फिर 86वां संविधान संशोधन होता 2002 में
फिर 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया जो शिक्षा वाला है। संसदीय प्रणाली, अगली विशेषता, भारत ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जहां पर जो है कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही यानी उत्तरदायी होती है। अगली विशेषता है स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पर एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, अगली विशेषता है बेटा, अगली विशेषता कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। इसमें संशोधन की प्रक्रिया ना तो यूके की तरह अत्यधिक लचीली है और ना ही यूएसए की तरह अत्यधिक कठोर है। ठीक है, बात यानी कि ये एकदम से लचीला और कठोर दोनों है, अपने देश का संविधान दोनों विशेषताओं को फॉलो करता है। चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की विस्तृत व्याख्या कीजिए और उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मौलिक अधिकार और उनके महत्व की अगर बात करें तो परिचय, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक शामिल किए गए हैं, जिनमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात करी गई। नागरिकों को राज्य की मनमानी शक्ति से बचाते हैं ये मौलिक अधिकार, जो न्याय संगत यानी जस्टिसेबल है। ये न्यायालय में जाकर के इसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ आप केस भी कर सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। प्रमुख मौलिक अधिकारों की अगर बात की है तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, ये 5 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में शामिल है समानता के नाम से। इसमें जो है कानून के सामने समानता की बात करी गई अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत 18 में किया गया है और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15 छूट रहे हैं यहाँ पर। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति, इन सभी के आधार पर कोई भेदभाव किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति महिला है, पुरुष है, बराबर है, शूद्र है, ब्राह्मण है, बराबर है। ठीक है, करिया है, गोरहर है, सब बराबर है, ये बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 16 का हक है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आपको सरकारी नौकरी में या इन सभी में जो है आपको समान अवसर मिलेगा। आपको सरकारी नौकरी लेने के लिए या फिर किसी भी सरकार का प्रॉफिट में कोई प्रकार का कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी में। लेकिन यहीं पर एक अपवाद होता है आरक्षण वाला। आरक्षण को एक्सेप्शन के रूप में इसमें शामिल किया गया है, तो पिछड़े वर्गों को और दलित वर्ग को, SC ST और OBC कैटेगरी को जो आरक्षण या 10% आरक्षण जो जनरल को अभी दिया गया है अभी फिलहाल में, वो सब आरक्षण जो है अनुच्छेद 16 में ही अपवाद के रूप में शामिल है। अनुच्छेद 16 के हिसाब से ये सब बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए, सभी बराबर है, लेकिन फिर भी जो है ये दिया गया ताकि ये लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़ सके। तो अनुच्छेद जो है 14, 15, 16, 17, 18 ये हो गया। अगला है आपका मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक शामिल किया गया है। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का ये कहता है, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का यही कहता है। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर आप एकत्रित हो सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। आप कहीं पर कोई सभा कर सकते हैं, आप कोई संगठन बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। आप कहीं पर पूरे भारत में कहीं पर भ्रमण कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में ही सब शामिल है। अनुच्छेद 19 के और ABCD करके बहुत लंबा है 19। ठीक है, उसमें ये भी स्वतंत्रता कि आप कहीं पर किसी देश में पूरा भ्रमण कर सकते हैं, कहीं पर जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, कहीं पर आप कोई व्यापार कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं पर भी आप कोई व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21 बताता है। ये सब चीजें आपको बताई जाती है। अगला आपका जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक मानव दुर्व्यापार और बलपूर्वक श्रम पर रोक लगाई गई और बाल श्रम पर रोक लगाई गई। यानी कि अगर आप बाल श्रम करवाते हैं किसी से, जो बच्चा छोटा है, 14 साल से नीचे है, उससे आप जबरदस्ती काम करवाते हैं, या आप बालक श्रम या महिलाओं से आप श्रम करवाते हैं। ठीक है, आप महिलाओं को जो है बेचते, मतलब कि बच्चों को, महिलाओं को एक प्रकार से बेच देते कहीं पर, तो ये सब जो है गैर कानूनी है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता इन तीनों अनुच्छेदों में दी गई है। ठीक है, और अगला है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए से मुसलमान, सिख, ठीक है, बौद्ध, यहूदी, पारसी, जैन, इन सभी धर्म के लोगों को अधिकार दिया गया कि वो अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा को एक प्रकार से बचा के रख सकते हैं। और इनको एक, आप देखते हैं जैसे मदरसों वगैरह को आप क्या मिलता है, फंडिंग दी जाती है सरकार की तरफ से कि आप अपने शिक्षा को बढ़ावा दें
और आप अपनी संस्कृति को बचाए रखें। अल्पसंख्यकों को, ठीक है, जो कम संख्या में यहाँ पर है, उनके लिए प्रावधान अनुच्छेद 29-30, ठीक है। अनुच्छेद 31 जो था वो एक प्रकार से मौलिक अधिकार था किसका, संपत्ति का, उसको हटा दिया गया, तो वो कानूनी अधिकार, तो उसका कोई मतलब नहीं। अगला है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 यह अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा, चूंकि इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा, ऐसे तमाम प्रकार के लेख, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अगले इससे पहले वाले मॉडल पेपर में। आप इस सभी को देख लीजिएगा, बाकी और भी आता रहेगा, उसमें मैं चर्चा करता रहूंगा। ये आपने समझा, इसका महत्व तो समझे भाई मौलिक अधिकारों का। देखिए ये देश में राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मौलिक अधिकार व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल। और ये राज्य की निरंकुशता को नियंत्रित करके एक सीमित शासन स्थापित करने का काम करते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन अगर होता तो आप न्यायालय में जाकर के सरकार की शिकायत भी कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न आपका आ चुका भैया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या राष्ट्रपति केवल एक नाम मात्र का शासक होता है? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति भारत में एक नाम मात्र का ही शासक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थिति को समझते हैं, प्रश्न इस परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। देखिए संवैधानिक स्थिति, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक की प्रक्रिया संविधान के बारे में बताई गई है। इसमें आप देखते हैं अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, और भारत की राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक बताई गई है। इसी में इसकी 3 शक्तियां बताई गई अनुच्छेद 352 में, तो हटाया अभी इसको अलग बात। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग किसमें बताया गया है, अनुच्छेद यानी राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 61 में है। 52 में तो राष्ट्रपति भारत का एक बनेगा, वो है चुनाव कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, सब कुछ बताया गया है। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अनुच्छेद 74 जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। क्या कहा गया है कि संवैधानिक की स्थिति, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, हालांकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 में बातें बताई गई, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, बिना प्रधानमंत्री से पूछे राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। शक्तियों की अगर बात की जाए, राष्ट्रपति के पास कई शक्तियां हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों सॉरी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब नियुक्तियां, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, इन सभी की नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति ही उनका शपथ दिलवाता है और उनकी नियुक्ति करता है। दूसरी बात, विधायी शक्तियां, संसद के सत्र को बुलाना हुआ, उसको समाप्त करना हुआ, अध्यादेश जारी कराना हुआ। जब संसद सत्र में ना हो, संसद का सत्र ना चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी करके कोई कानून पास करवाया जाता है। विधायकों पर वीटो का प्रयोग करना हुआ, विधेयकों पर, विधेयकों नहीं मतलब विधेयक, विधायक नहीं विधेयक। जैसे विधायक मान लेते कोई विधेयक आया लोकसभा से, कोई राज्यसभा से कोई पास हुआ और राष्ट्रपति के पास उसमें सिग्नेचर के लिए जाता है। कोई भी कानून तभी पास होता है, जैसे मान लेते कोई कानून मैंने पास करवाया, मान लेते ये कोई कानून है, ठीक है, इस कानून में पास राज्यसभा से, लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास हो गया। अब मैंने कहा कि भाई ये राष्ट्रपति को, मतलब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति कोई है, मान लेते मैं ही राष्ट्रपति हूँ। अब मुझे आया कि भाई ये लो, इस पर साइन कर दो, क्योंकि राष्ट्रपति का साइन बिना जब तक नहीं होगा तब तक कोई कानून नहीं लागू हो पाएगा, ठीक है। जैसे आपके दादाजी हैं घर में होते हैं कि अगर मानते हैं आपको पिताजी मालिक है घर के, तो पिताजी हो गए प्रधानमंत्री और दादाजी आपके कौन हो गए, राष्ट्रपति। आपको कोई काम कौन करता घर में, पापा करते, दादाजी क्या करते हैं, बस केवल ऐसे पैसा निकालना हुआ, खेत पात बेचना हुआ, खरीदना हुआ, तो उसमें साइन सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, क्योंकि खेत उन्हीं के नाम पर है, देश राष्ट्रपति के नाम पर है, देश राष्ट्रपति का है। और उस पर काम कौन कर रहा है, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कर रहा है। और प्रधानमंत्री कौन है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद क्या है, जैसे शिक्षा मंत्री है, तो ट्रेन वाला मंत्री, रेल मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया, इन सभी मंत्रियों को एक प्रकार से कंट्रोल करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। यानी वास्तविक जो सरकार का मुखिया है वो प्रधानमंत्री ही है और देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति ही है। तो बिना राष्ट्रपति के कोई सिग्नेचर पास नहीं होता। हालांकि राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाह लेता है तो अपने वीटो पावर का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं
विधेयक पास हुआ लोकसभा से, राज्यसभा से पास होकर के आया राष्ट्रपति के पास, भैया सिग्नेचर कर दियो, इस संसद में ये पास हो चुका है, ये कानून जो है आगे चल करके पास होने वाला है। राष्ट्रपति लिया, देखा सुना, राष्ट्रपति की मतलब उसका मन है पास करने का तो सिग्नेचर करके ले दिया, ले जाओ। लेकिन राष्ट्रपति का मन किया कि नहीं भैया नहीं पास करवाना है, तो राष्ट्रपति ऐसे करेगा, इसको ऐसे ये विधेयक उठाएगा और ऐसे जेब ऐसे खोलेगा हमारे जैसे, और ऐसे उठा करके इसे जेबिया में इसे रख लेगा, ठीक है, जेबी में। यही होता है जेबी वीटो, ठीक है, इसमें एक होता है वीटो पावर में जेबी वीटो, इसी जेब में उठा करके अपना वो रख लेगा। यानी अब इसको जो है पास ही नहीं करेगा, जब उसका मन होगा तब वो पास करेगा, लेकिन इसको पास ही करना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति का है कि 2-4 दिन 10 दिन तक लटकाए रह सकता है, ठीक है। और फिर जब पास करना होगा इसे निकालेगा, ऐसे सिग्नेचर करके दे देगा, भैया ले जाओ पास हो गया कानून, ठीक है। आगे देखिए वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी होती है। वित्तीय शक्तियां, वार्षिक वित्तीय विवरण जैसे बजट हो गया, उसको संसद के समक्ष रखवाना, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे देखेंगे न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास है। किसी अपराधी की सजा को क्षमा करना, कम करना या निलंबित करना भी इसके हाथ में है। यहां तक कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया है और राष्ट्रपति अगर चाह लेता है तो किसी भी व्यक्ति का मृत्यु दंड माफ कर सकता है। यह राष्ट्रपति की पास पावर है। कोई राष्ट्रपति का बड़ा ही जो है पहुंच का राष्ट्रपति तक पहुंच है, उसको सजा मिल गई बहुत बड़ी, तो वो सजा को कम करवा सकता राष्ट्रपति, ठीक है, या फिर क्षमा कर सकता है या फिर उसको नेग्लेक्ट कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये भी न्यायिक शक्ति होती, पावर होती है। देश का प्रथम नागरिक है ये राष्ट्रपति। आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं, 356 में और 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राज्य आपातकालीन राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 में, और 360 जो अभी तक एको बार प्रयोग में नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की बात की यानी कि देश में जब पैसा रुपया एकदम से खत्म हो जाए और उसके बाद में क्या हो, वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है राज्य को, देश को। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है 1976 में, आपने देखा होगा। और राष्ट्रपति शासन तो देशों में, राज्यों में यानी उसमें स्टेट वगैरह में लगते रहते हैं, ठीक है, जहां पर मतलब जो है राज्य में मतलब की चुनाव नहीं हुआ या प्रधानमंत्री या कोई मतलब विधानसभा भंग हो गई है, तो ऐसे में राज्यपाल के अधीन सब हो जाता है पूरा देश, ठीक है। ये चीजें आगे देखते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन, वास्तविक बनाम नाम मात्र की अगर बात की जाए, देखिए नाम मात्र का शासक जो राष्ट्रपति को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, डिज्यूर हेड होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, डी फैक्टो हेड होता है प्रधानमंत्री, और डी ज्यूर हेड होता है राष्ट्रपति। 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन, 42वां हुआ था 1976 में, ठीक है, 44वां हुआ था 1978 में, ठीक है। यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। मंत्रिपरिषद जब चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा ही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। राष्ट्रपति ज्यादा जो है अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन केवल रबर स्टैंप नहीं, राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण मतलब विवेकाधीन शक्तियां हैं, जिसको राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको जीबी वाला बताया था, जेबी वीटो। निलंबनकारी वीटो, वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। उसको लगता है जैसे विधेयक आया मेरे पास और राष्ट्रपति को लगता है कि ये तो भाई घपला हो रहा है, ये घपला हो रहा है, तो राष्ट्रपति कहेगा भैया इस पर पुनर्विचार कीजिए, गड़बड़ आप कर रहे हैं, इसको दोबारा से आप इसको जांचे परखिए। संसद के पास दोबारा भेज दिया गया, दोबारा उसको भेजा गया, दोबारा से भी अगर संसद ने उसको पास करके फिर से भेज दिया कि इसको पास करो, तो राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बार जो है वो निलंबन कर सकता है, जो उसके पास आता है कोई जो है विधेयक या कोई भी कानून पास करने के। दूसरा होता है जेबी वीटो, जो मैंने आपको समझा था, पॉकेट वीटो। वह किसी विधेयक पर अनिश्चित काल तक निर्णय नहीं लेने का विकल्प चुन सकता है। जैसे मैंने बताया था, जेब में डाल दिया और जब फ्री हो राष्ट्रपति, जब उसका मन होगा तब उस पर निर्णय देगा, नहीं मन होगा तो रखे रहेगा जेब में, ठीक है। ये चीज राष्ट्रपति के पास बड़ी जबरदस्त पावर है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास तीसरी पावर यह है कि जब लोकसभा में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, यानी से मान लेते हैं लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है, किसके पास? मान लेते हैं भाजपा है और भाजपा के पास पूरा बहुमत नहीं, ना कांग्रेस के पास है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेगा? उसमें राष्ट्रपति जो होगा वो चुनेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के पास ये 3
जो है शक्तियां होती हैं, जिसको राष्ट्रपति अपनी सलाह पर ही कर सकता है, अपने मन से कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का नहीं होता, बल्कि संविधान का संरक्षक होता है और विवेक के साथ परामर्शदाता के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने चीजों को समझा। अगर आपको इन सभी का पूरा पीडीएफ प्राप्त करना है या पूरी प्रैक्टिस सेट और भी तमाम सब प्रकार के प्राप्त करनी है, 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम करके आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए पूरा पीडीएफ आपका इंतजार कर रहा है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है पूरा इंतजार कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 की पूरी तैयारी आपकी जो क्रैश कोर्स है, जो परीक्षा के अंतिम दिनों में पढ़ाई जाती है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कई सारे प्रैक्टिस सेट आप तुरंत एसएमएस करेंगे, तुरंत आपके पास भेज दिया जाएगा एक स्कैनर, यानी क्यूआर कोड। उसी स्कैनर पर, क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा करनी है। ध्यान रखेंगे, अगर आपको जुड़ना है तभी एसएमएस करें, आपको कोर्स प्राप्त करना तभी एसएमएस करें, पीडीएफ नोट्स लेना तभी एसएमएस करें, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है। मात्र 100 रुपए आपके लिए फीस रखी गई है। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, जिसमें आपको जैसे आप फीस जमा करेंगे, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको जोड़ा जाए ग्रुप से, सभी तमाम सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अब तक के जो हो चुके हैं, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपके मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज भी होंगे और लिखने वाले भी होंगे, यानी लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, जैसे मैंने आपको आज बताया वो, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। एक सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि आपका सभी सब्जेक्ट का, तीनों चारों सब्जेक्ट का। जैसे इसमें आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी का मिल जाएगा। और को करिकुलर का भी, माइनर का, जैसे 2-3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों आप इसे पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, सेकंड सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए है, दोनों की फीस को मिलाकर के 200 रुपए होती है। लेकिन 200 रुपए एक साथ अगर आप जुड़ेंगे तो नहीं देना पड़ेगा, आपको केवल 150 रुपए देना है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमको एक सेमेस्टर मतलब कि दोनों सेमेस्टर का साथ जुड़ना है, तो 150 रुपए फीस जमा करके वो जुड़ सकते हैं। उसमें आपका पूरा सेकंड सेमेस्टर का 6 महीने तक की क्लास भी इंक्लूड होगी और पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम की पूरी तैयारी। ठीक है, तो इस तरीके से 150 रुपए में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर दोनों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो अभी नामांकन चल रहा है सेकंड सेमेस्टर वाला, तो सेकंड सेमेस्टर का जिनको नामांकन करवाना है, जो हमारे ग्रुप से पहले जुड़े हुए हैं वो भी नामांकन करवा सकते हैं, और जो अभी जुड़ने वाले वो भी नामांकन करवा सकते हैं। नामांकन माने होता है एडमिशन ले सकते हैं, अभी से फीस जमा कर सकते हैं और उनका एडमिशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद में आपको क्या होगा, जैसे ही जो है आपका पेपर समाप्त होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, तुरंत आपका सेकंड सेमेस्टर क्लास शुरू हो जाएगी। उसमें शुरुआती दौर से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सेकंड सेमेस्टर वाला जो मैंने पढ़ा है वो आएगा, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट आएगा। पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट का नोट्स मेरे पास अलग से है, सेकंड सेमेस्टर में जो मैंने पढ़ाया है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा इन 2 विश्वविद्यालयों में और बिहार के विश्वविद्यालय में, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। जैसे आप यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे आपके लिए व्यवस्था मैं कर दूंगा। ठीक है, और बाकी विश्वविद्यालय जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, और आपका वीर बहादुर सिंह मतलब की आपका क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, दोनों ही विश्वविद्यालय के लिए उन सभी के लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण है। आप इन विश्वविद्यालयों के से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके लिए यह सिलेबस इंपॉर्टेंट है और यह कोर्स आपके लिए वैध है। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, किसी एक सब्जेक्ट करें तो डीडी वाले बच्चे और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं, और बाकी सारे विश्वविद्यालय के बच्चे आपका बिहार, राजस्थान और भी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश या फिर आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी के बच्चे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।